और ये सब आपसे मेरा सवाल है, अयाज साहब ने कुछ चैलेंजेस का जिक्र किया, इसके साथ साथ शहजाद चौधरी साहब ने भी कुछ बात की फाइनेंस के हवाले से। अगर अमेरिका नहीं देता, वेस्ट नहीं देता, तो जो रीजन के जो ममालिक हैं वो मिलकर भी क्या इतना पैसा जनरेट कर सकेंगे कि नई बनने वाली हुकूमत को चलाया जा सके। आपके नजदीक ये चैलेंजेस क्या है और अब तक ये हुकूमत साजी का मरहला मुकम्मल क्यों ना हो सका? देखिए, पहली बात तो ये है कि सस्टेनेबल इकोनॉमी जो है ना तो पड़ोसियों की मदद से चला करती है और ना किसी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से चला करती। ये आज के मौजूदा दौर की सूरत हाल है जिससे पैदा हुआ है। ना आप डॉलर खाते हैं, ना आप डॉलर लेते हैं, ना डॉलर से आप जिंदगी में कुछ और जरूरियात जिंदगी गुजारते हैं। अफगानिस्तान की जो पूरी की पूरी इकोनॉमी है उसमें सिर्फ इस वक्त 10 या 12 जजीरे हैं जो उन्होंने आके बनाए हैं, जो शहरों के अंदर, जिनको रेड जोन कहते थे। कंधार में बनाया, हेरात में बनाया, लश्करगाह में बनाया, खुद काबुल शहर के अंदर 3-3.5 किलोमीटर का जजीरा बनाया जिसके अंदर वो लोग आबाद हुए कि जो कभी उनके साथ 40 साल पहले से चले आ रहे थे मुतरजमीन के तौर पे। और एक उन्होंने बड़ी शानदार किस्म की अर्बन लाइफ पैदा की। ये मजबूरियां होती हैं अर्बन लाइफ की। ठीक, एक गांव की जो इकोनॉमी होती है ना, जो अफगानिस्तान पूरा 90% है, वो उसमें सिर्फ नमक खरीदने में लोग बाहर जाते हैं और किसी चीज की उनको ऐसी जरूरत नहीं होती। दवाइयों की या बाकी चीजों की भी वो अपने तौर पे वो उनकी चलाई जा रही होती हैं। आप कभी, जिसने बलूचिस्तान में मैंने 24 साल गुजारे हैं, मुझे अंदाजा है कि सस्टेनेबल सूरत हाल क्या होती है, वो एक सोसाइटी के अंदर होती है। अगर आप वाकई खड़े होना चाहते हैं दुनिया के सामने, तो दुनिया आपको एक दिन के लिए भी मजबूर नहीं कर सकती कि आपके यहाँ फाके पड़ जाएं। मुझे वो दिन याद है कि जिस दिन 1999 के एंड में बामियान का बहाना लगा के यूनेस्को और चली गई थी वहां से, और उन्होंने तमाम, और कहत था अफगानिस्तान में, गंदम नहीं थी, हर तरफ से आटा की सप्लाई बंद कर दी गई थी। और उस वक्त वो चले गए थे अपनी बेकरियां बंद करके, काबुल शहर वीरान हो गया था। तो जामातुर रशीद उठा था और जामातुर रशीद ने 1000 तंदूर लगाए थे और पूरे काबुल में कहत नहीं होने दिया था। एक बात तो ये याद रखें कि इकोनॉमी क्या चीज है। अगर आप ये समझते हैं कि ये जो 3 लाख उन्होंने लोग इकट्ठे कर लिए हैं जिनको 5 से 7 हजार रुपये तनख्वाहें देते हैं, तो ये जब जंगें होती हैं, जंगें खत्म होती हैं, हर जगह हुआ करता है। पाकिस्तान में 1988 के अंदर जितनी बेरोजगारी आई थी, जिस वक्त रूस वहां से निकला है, और जो इन्होंने एम्प्लॉय करने शुरू किए थे, ऑक्सफैम से लेके और यूएनएचसीआर से लेके, लाखों लोग थे जो मुतरजमीन थे, सब बेरोजगार हो गए थे। और जो 50 हजार रुपये लेता था वो 5 हजार रुपये की तनख्वाह के ऊपर आके नौकरी कर रहा था। फिर उसके बाद 2001 में दोबारा इनका हल्ला बना और दोबारा इन्होंने दोबारा आबाद होनी शुरू हुई उनके घर और उनकी जिंदगियां। तो एक बात तो ये है कि ये जो आपने सवाल, दूसरा 75 साल जो हैं, आपको एक वर्ड नजर आती है जिसको हम कम्युनिस्ट वर्ड कहते हैं, जिसका दुनिया के मॉनेटरी सिस्टम के साथ कोई वास्ता नहीं था। वो बाजार से डॉलर खरीदते थे और बाजार से सोना खरीद के अपनी इंटरनेशनल पेमेंट्स किया करते थे। कोई ताल्लुक नहीं था उनका, ना चेकोस्लोवाकिया का था, ना यूगोस्लाविया का था, ना हंगरी का था, ना रूस का था, ना किसी और ऐसे मुल्क का था। उन्होंने अपनी इकोनॉमी चला के दिखाई कि हम कैसे चला सकते हैं। कोरिया तो सर नई बनने वाली जो अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है, क्या वो बगैर किसी मदद के अपनी इकोनॉमी को अपने चैलेंजेस से निपट सकेगी आगे? 100%। आप मुझे ये बताइए कैसे निपटा जाता है? आप क्या समझते हैं कि इस पूरे उसके वजह जिस वक्त आप सिर्फ तोरखम में क्यों नहीं जाते? मैं पाकिस्तान के साफियों से कहता हूं, निकलो तोरखम पे जाओ। तोरखम में पाकिस्तान का रेवेन्यू गुज़श्ता अगस्त के मुकाबले में 80 मिलियन रुपीस ज्यादा हुआ है। डॉक्टर आसफ जा उसका इंचार्ज है, उससे कल मुझे आके बताया, वो एडिशनल कलेक्टर कस्टम है, उसमें अपना सीबीआर में 21 ग्रेड का पूरे रीजन का इंचार्ज है। इस वक्त वहां पर हालत यह है कि तालिबान ने 1/3 रेवेन्यू कर दिया है। जो इकोनॉमी जिनकी कमजोर हो रही हो, वो 1/3 नहीं करते। अगर एक ट्रक में 20,000 था तो वो इस वक्त 8,000 रुपया उसका लेवी दे रहा है। ये इतना बड़ा स्टेप उन्होंने लिया है। मतलब आप मुझे बताएं, 1947 में पाकिस्तान बना है, 1947 से पहले 1 रुपए का कर्ज नहीं था इस बरसगीर पाको हिंद के ऊपर। क्या पाको हिंद चल नहीं रहा था? क्या यहां रेलवे लाइन बिछ रही थी, यहां दुनिया का बिगेस्ट इरिगेशन सिस्टम बन रहा था। ये आप आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के एक बहुत बड़े जो डेट ट्रैप चक्कर के अंदर आके दुनिया को, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कौन इकोनॉमी पढ़ाता है, कौन इकोनॉमी सिखाता है मॉडर्न। उस ट्रैप के अंदर आप खड़े होना चाहिए। मैं ईरान में रहा हूं, 32 साल उन्होंने गुजारे हैं। 9 बिलियन है उनका, $38 बिलियन
उन्होंने रोक लिया था। और आप ये लोग कहते हैं उनके पास तेल है, तेल कैसे बेचते थे? वो चोरी करके बेचते थे। राइट सर, यानी सर आप कह रहे हैं कि जो चैलेंजेस हैं उससे वो निमट सकते हैं आगे चल के। ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह से बात हो रही थी कि अफगानिस्तान के अवाम खुद चाहेंगे कि वो क्या चीज पसंद करते हैं और क्या चीज वो चाहते हैं, और ये सब मुझे बताइए कि पाकिस्तान क्या चाहता है। आज जिस तरह से DGISI का विजिट हुआ काबुल में, देखिए DGISI साहब के विजिट का सच्ची बात यह है कि मैं हालांकि बहुत क्लोज राब्ते में हूं और गुज़श्ता तकरीबन 25 दिन से उनकी काफ़ी बड़ी क़यादत से राब्ते में हूं। मुझे मेरा ख्याल नहीं समझ आती कि ये क्या विजिट है। मेरा ख्याल एक मुलाकात है, सबसे अहम मुलाकात वो होगी उस दिन जिस दिन अमीर हिब्बतुल्लाह खुंजादा से किसी की मुलाकात होगी। दुनिया में किसी भी उसकी अभी तक किसी की मुलाकात नहीं हुई। और मैंने आज से 1 महीने पहले कहा था कि वहाँ उनके यहाँ तालिबान के यहाँ बैत सबसे अहम तरीन चीज़ है और सरबराह अमीर हिब्बतुल्लाह खुंजादा ही आएंगे और अभी तक वही आएंगे। कल उन्होंने अपनी सारी की सारी चीज़ें मुकम्मल कर ली हैं और वो करने वाले हैं। पाकिस्तान का रोल, पाकिस्तान के साथ उनका मोहब्बत का रिश्ता है क्योंकि मुल्ला उमर की वसीयत मौजूद है। और मुल्ला उमर ने कहा था कि इस इलाके के अंदर पाकिस्तान से आपने लड़ा नहीं होना, वरना पाकिस्तान के बगैर आप कुछ नहीं है, और उसको बहुत अहम लेते हैं और पाकिस्तान को खास तौर पे लेते हैं। और चूंकि ये इंसानी तारीख की सबसे बड़ी माफी है जो तालिबान ने दी है। आप सोच नहीं सकते वो दश्ते लैला वाला वो 8000 तालिबान को कंटेनर्स में बंद करके और उनको धूप में रख के सहरा में जला देने का वाकया इतना छोटा नहीं था कि माफ किया जा सके। और वो कोई ऐसा बंदा नहीं जिसके मौलाना हिब्बतुल्लाह अपना बेटा शहीद हुआ है। कौन है तालिबान की बड़ी क़यादत में जिसके भाई 4 भाई अनस हक्कानी के जो हैं वो शहीद हुए हैं, लेकिन इतनी बड़ी माफी जो है दुनिया में सलाहुद्दीन अयूबी के बाद उन्होंने दी है। तो इतने दिल गुर्दे के साथ वो आए हैं। पाकिस्तान के परवेज़ मुशर्रफ के साथ भी उन्होंने कहा है कि हमें किसी से कोई नहीं लेना देना। ताजिकिस्तान ने पूरे का पूरा पंजशेर उन्होंने आबाद किया था और पंजशेर में सारी लेके आते थे, अपना मदद लेते थे फारफोर के उस पे अपना अड्डे से जहां से इंडियन आते थे। उन्होंने वो माफ कर दिया। ईरान के साथ तल्लुकात ठीक हुए, बहुत बहुत सही चल रहे हैं। एक बात याद रखें, 60,000 तालिबान अवाम की मदद के बगैर कोई जंग नहीं जीत सकते थे। पब्लिक सर से पांव तक उनके साथ थी तो वो जीते हैं, वरना उनके पहले में 3,60,000 वो फौज थी जिसके मुकाबले में जो बाइडेन ने कहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी फौज है, वेल इक्विप्ड है। उसके बाद उससे बेहतर असला किसी फौज के पास नहीं, उससे बेहतर ट्रेनिंग किसी फौज ने हासिल नहीं की, उससे बेहतर सैटेलाइट किस्म की स्पोर्ट किसी और के पास नहीं। उस फौज के मुकाबले में 60-65 सर लेकिन तब तो दुश्मन फौज थी। लेकिन क्या आप समझते हैं कि आज भी हालात वैसी हैं? उस वक्त तो अमेरिकी फौज थी वहां पे। आप देखें, मतलब यह ना कि पाकिस्तान ने उस दिन पढ़ना शुरू किया अफगानिस्तान को, पाकिस्तान में हमारे साथियों ने, मेरे जैसे लोगों ने, जाहिल लोगों ने, कि जब वो तालिबान काबुल पहुंच गए हैं। गुज़श्ता 2 साल से तालिबान अपनी वेबसाइट पे रोजाना 25 लोगों की सरेंडर के तस्वीरें लगाते थे कि आज ये सिपाही हमारे पास आ गया, आज ये सिपाही हमारे पास आ गया, आज ये बंदे ने सरेंडर कर दिया। और मैं बताऊंगा कि इसकी स्ट्रेटेजी क्या गलती है, मैं लेकिन टाइम नहीं है उसका। वो मुस्तकिल सरेंडर की सूरत है। दूसरा, दुनिया में मुझे बताइए कौन सी जगह है कि जहां इतना पीसफुल सरेंडर हुआ हो? ठीक, ये पीसफुल सरेंडर एक रेफरेंडम होता है दुनिया की तारीख में। इससे बड़ा वोटिंग नहीं हो सकती सर। लेकिन जो मजामत हो रही है पंजशेर से, जो मजामत हो रही है वो क्या है? कौन सी? आप एंकर हैं, आप मुझे पंजशेर की लोकेशन बता सकते हैं क्या है? इजाज वजीर साहब से पूछिएगा जरा, ये बैठे हुए हैं। पंजशेर ऐसे ही है कि जैसे आप लाहौर के अंदर बैठे हुए हैं और आपका मरी का इलाका, वो पहाड़ी इलाका जो है, और वो आपके उस पर चल रही है, और आपने कम से कम कई 100 किलोमीटर दूर चल के ताजिकिस्तान का आपका बॉर्डर आना है। कुंदूज बीच में रास्ते में आता है और उसको आप घेरे में ले सकते हैं। वो सारे बॉर्डर तालिबान के पास हैं। इतने से उस इलाके के ऊपर आप पूरे अफगानिस्तान, और वो भी अहमद मसूद सिर्फ अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, ये पूछ लीजिएगा ये वहां पर रहे हैं याज़ुद्दीन साहब कि पंजशेर की हैसियत क्या है पूरे इलाके के अंदर। और बाजारक का इलाका जो है, मैं तो बाजारक देखा हुआ है मैंने, कि वो बाजारक जहां इस वक्त लड़ाई चल रही थी, कल रात को जब फतह हुआ है, उस बाजारक को अगर ताजिकिस्तान न चाहे तो वहां पर तो सिर्फ 4 घंटे में ऐसे लोग मारे जाते हैं जैसे हिरन मारा जाता है। और यह साहब, योर लास्ट कमेंट ओवर इट सर, कि ये तमाम चीजें बन जाती हैं। पहली बात मैं ये बताऊं कि 2 तरह की होती हैं गवर्नमेंट्स। एक होती है कि फेडरल ऊपर लेवल पे जिसमें वजीर होते हैं, बाकी सारी ये दुनिया को दिखाने को होती है। एक होती है नीचे के लेवल पे। इस वक्त अफगानिस्तान में 1 हफ्ता पहले इसकी बात कर रहा हूं मैं, आज
की बात नहीं, एक हफ्ता पहले से ठीक है। कोई जिला ऐसा नहीं जहां पुलिसवाल मुकर्रर न किया जा चुका हो, कोई जिला ऐसा नहीं जहां पुलिस का सरबराह मुकर्रर न किया जा चुका हो, कोई सूबा ऐसा नहीं जहां उन्होंने अपने गवर्नर नहीं लगा दिए। तो बुनियादी एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर गुज़श्ता एक हफ्ते से चल रही है। यानी ये मतलब चीज सिर्फ वजारतों का रह गया है। स्ट्रक्चर बना दिया गया है, वजारतों का ऐलान होना बाकी है। नहीं, ये ना, जिसने अवाम के साथ डील करना है वो एडमिनिस्ट्रेशन एक हफ्ते से चल रही है। जिसने इंटरनेशनल लेवल पे जो जिसे कहते हैं आज सारे वजीरों को उठा के पाकिस्तान के 2 महीने के स्विट्जरलैंड बना भेज दिया जाए तो पाकिस्तान चलता रहेगा। तो जिस चीज ने अफगानिस्तान को चलाना है वो एक हफ्ते से चल रहा है। राइट। तो ये सूरत हाल है वहां पर इस वक्त। और एक्सेप्टेबिलिटी क्या होगी सर? इंटरनेशनल जो पावर्स हैं उनके साथ एक्सेप्टेबिलिटी इजी हो जाएगी सर? नहीं, वो एक देखें, वो आने के बाद देखेंगे। पहली बात तो यह है कि अगर अफगानिस्तान की इस वक्त 48% जो ठेके हैं ना वो चाइनीज फर्मों के पास हैं। जो कॉपर गोल्ड का प्रोजेक्ट उनके पास है, लिथियम का उनके पास है, गैस पाइपलाइन का उनके पास है। अमेरिकन कहते थे वी आर पेइंग फॉर द सिक्योरिटी ऑफ चाइनीज कंपनीज। ठीक, तो वो क्या समझते हैं? और उनका 39 ईयर्स लीज पे एग्रीमेंट है हांगकांग में, जो 2014 में ठेके होते। आप क्या समझते हैं वो ठेके छोड़ के भाग जाएंगे वहां से?